कल बात हुई थी हमारी, कहाँ तक स्टैंडिंग में आगे चलिए। अच्छा देखो, होता क्या है ना कि सोनोमीटर आपके पास वो डिवाइस है, वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेरीफाई करता है लॉज ऑफ वाइब्रेशन को। लॉज ऑफ वाइब्रेशन को वेरीफाई करता है। ठीक है, हमारे पास ना अगर कोई स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है तो उसके वाइब्रेट करने के भी कुछ लॉज हैं। ठीक है, तो उस लॉज के मुताबिक वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जा सकती है। अब जैसे कि आपको बताइए, सिंथ बोर्ड में तो पहले भी इसका आपके पास वो हुआ करता था प्रैक्टिकल, लेकिन अब आसान रूप में होता है सोनोमीटर का प्रैक्टिकल। तो अब देखो होता क्या है बच्चे के, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास वुडन स्टैंड है, ये देखो ये मेरे पास एक वुडन स्टैंड है। इस वुडन स्टैंड के ऊपर एक मेरे पास ये पुली लगी हुई है, पुली के पीछे मेरे पास ये दो फिक्स एंड बनाए और उसके अंदर एक स्ट्रिंग को खींच दिया। ये स्ट्रिंग फिर आगे ओवरलैप होता हुआ पुली से होता हुआ ये है मेरे पास वेट बैग। ठीक है, इस वेट बैग में मैं जितने ज्यादा वेट्स बढ़ाता रहूंगा, देखो जितने ज्यादा वेट बढ़ाता रहूंगा ये वेट पैन नीचे की जाने जाएगा। मुझे बताओ जब ये वेट पैन नीचे की जाने जाएगा, वेट नीचे एंड कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, वेट के अगेंस्ट में रिएक्शन फोर्स क्या आएगी, टेंशन। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वेट पैन नीचे हैंग कर रहा है, वेट पैन नीचे की जाने जाएगा, जितना ज्यादा वेट बढ़ाओगे वेट पैन नीचे की जाने खींचता जाएगा। मुझे बताओ वेट पैन जितना नीचे खींचेगा स्ट्रिंग के अंदर उतनी ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस होगी। मुझे बताओ इस स्ट्रिंग में जितनी ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस होगी ये पिछले वाले स्ट्रिंग को भी खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये स्ट्रिंग ये वाला ये इसके दरमियान जुड़ जाएगा। जितना ज्यादा खिंचाव होगा ना, देखो यहाँ टेंशन प्रोड्यूस होगी, यहाँ भी टेंशन प्रोड्यूस होगी। जितना ज्यादा खिंचाव होगा ये ये वाला जो स्ट्रिंग है ना ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, ये खींच के आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैंने इसको दो फिक्स एंड के बीच में खींच के रखा हुआ है। तो जितना ज्यादा स्ट्रिंग खींचेगा ये वाले दो स्ट्रिंग्स के दरमियान आपके पास ये वाले दो फिक्स एंड के दरमियान स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ स्ट्रिंग इतना वाइब्रेट कर रहा है कि एक लूप जनरेट कर, एक लूप का मतलब एक क्रस्ट एक डाटा, कल हमने पढ़ा। अब मुझे बताओ यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड और बीच में क्या आ जाएगा, एंटी नोड। सही है, अब आपको पता है नोड से लेके नोड तक का फासला कल पढ़ा था हमने, लैम्डा बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब जितनी ये स्ट्रिंग की लेंथ है, जितनी ये स्ट्रिंग की लेंथ है वो आपके पास बन रही है नोड से लेके नोड तक के फासले को, जो कि लैम्डा बाय 2 के बराबर है। कल हमने ये चीज पढ़ी भी है। ठीक है, तो लैम्डा को सेपरेट किया तो ये बन गया आपके पास क्या, 2L। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा में सेपरेट किया। अब सुनो यहाँ पे, जो स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है ना इसकी वाइब्रेशनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है। जो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है इसकी वाइब्रेशनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी अपॉन मी। ये देखो, सही है। अब जरा मेरी बात सुनो, तुम लोग डेंसिटी को जानते हो, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के। वॉल्यूम को खोला तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट वाला। सही है,
तो चूंकि 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो इस डेंसिटी को तुम लोग कहते हो कि ये कहलाती है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी या फिर 3 डायमेंशनल डेंसिटी, चूंकि तीनों डायमेंशन इन्वॉल्व है। अगर मैं तुमसे कहूं कि इसके 3 डायमेंशन में से 2 को खत्म कर, 3 डायमेंशन में से 2 को खत्म करो, अब बचा क्या है? सिर्फ एक डायमेंशन बची। ठीक है, तो ये जो मास ओवर लेंथ बना है ये 3 डायमेंशन में से 2 डायमेंशन को खत्म कर दो, एक डायमेंशन बची, तो ये बचा आपके पास मास अपॉन लेंथ। ये मास ओवर लेंथ आपके पास कहलाती है लीनियर मास डेंसिटी। ये जो म्यू है ये कहलाता है लीनियर डेंसिटी। अभी मैंने कहा ये वॉल्यूमेट्रिक है क्योंकि 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन को खत्म करके अगर एक डायमेंशन बचेगी तो वो कहलाएगी लीनियर। तुम्हें पता है ना, 1 डायमेंशनल मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। ये है लीनियर डेंसिटी क्योंकि एक डायमेंशन है। सही है, तो ये कहलाती है आपके पास लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, ठीक। अब चलो सुनो, यहां से अगर मैं इसको सेपरेट करूं, ये बन सकता है 1/λ, और ऊपर क्या बचेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके बराबर आई है? p अपॉन म्यू के। और लैम्डा किसके बराबर आया है? ये बना बराबर 2l अंडर रूट t अपॉन म्यू। ये वाला आपके पास फॉर्मूला। अब मेरी बात सुनो, ईमानदारी से बताओ, झूठ कोई ना बोले बेटा, क्योंकि बाजू को 4 4 आंखें भी लगी हुई है ना। तो मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? ऐसा ही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन is inversely proportional to the length of string. Frequency of vibration is inversely proportional to the length of string. ये है पहला लॉ वाइब्रेशन का। ठीक है, अब मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी का टेंशन इन स्ट्रिंग के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट विद रूट। सही है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग। ये मेरा दूसरा लॉ हो गया। ठीक है, और लीनियर मास डेंसिटी के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्सली रूट। सही है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। ये मेरे 3 लॉज होते हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था हमारे पास टोटल 3 लॉज होते हैं जो कि स्ट्रिंग के हैं, वाइब्रेट करने के लॉ। सही है, कि स्ट्रिंग इनके मुताबिक वाइब्रेट करेगा। ठीक है, अगर उसके अंदर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी, कल जैसे कि ये बनेंगे स्टैंडिंग वेव ये। ठीक है, तो बेटा आपके पास एक ये फॉर्मूला बना, और एक फॉर्मूला मैंने आपको ये यूज करवाया है इस फॉर्मूले को बनाने के लिए। सही है, इसके हमसे यूज करते हैं, जल्दी से लिखो।
मुझे उस प्रश्न पहले मैं सॉल्व कर रहे थे। मेरा ऑलमोस्ट फुल पास है, जैसे छोटी सी जगह की। अभी बेटे को भी लिखवाओ उसके बाद। A string of 7 meter length. A string of 7 meter length has a mass of has a mass of 0.035 kg. As a mass of 0.035 kg. Produce tension of 60.5 Newton. Produce tension of 60.5, 60.5 Newton. The vibrational velocity of a string is dash. जल्दी से करके दिखाओ मुझे। String is dash. अभी सुबह हो गई। अरे ये रहा अंडे रोटी है बोल रहा हूँ। टेंशन की मैंने 1-0 बढ़ गया आपका। हम्म। इसी नंबर के साथ 2-0 होते हैं।
उसको एनयूटी का निश्चय एक आता है, याद रखना। आप याद रखोगे। आर्मी मेडिकल कॉलेज का मतलब नर्स का पेपर। अब जरा याद रखो, अब आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि वाइब्रेशन वेलोसिटी निकालनी है, टेंशन हमें गिवन है, और उसके लिए पहले हमने क्या किया, लीनियर मास डेंसिटी निकाली, मास ओवर लेंथ। ठीक है, मास आपके पास 0.035 और लेंथ आ गई 7। ठीक है, एक दो तीन, तीन डिजिट आ गए, 35 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइड बाय 7, 7 वन जा 7, 7 5 जा 35। ये आ गया 5 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है, अगर आप सिंपल इस वैल्यू को उठाएं और उठा के यहाँ पुट कर दें, b इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी, टी की जगह 60.5 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब बेटा एक पॉइंट आगे गया, ये बन गया 605 एक्सपोनेंट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट माइनस 3। 5 वन जा 5, 5 121 टाइम्स 605, क्योंकि 5 12 से 60, 5 वन जा 5, तो वन बनाओ, ये बना 121 माइनस 3 ऊपर आया। ठीक है, बिल्कुल +2 -1 +3। ठीक है, तो इसको मैं यूज लिख सकता हूँ, मुझे बताओ, क्योंकि रूट तो दोनों टर्म्स में अप्लाई होगा। 121 का रूट इज 11 और स्क्वायर से रूट मारा 10। अगर तुम लोग थोड़ा बहुत भी शुरू से प्रैक्टिस कर रहे होते ना इस तरह से सॉल्व करने की, तुम्हारे अभी तक बहुत सुकून से हाथ चल जाता। अभी भी लेकिन तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम्हारे पास 3 महीने हैं, तुम सुकून से इस तरह हाथ चलाना शुरू कर दो, तुम्हारा चलना शुरू हो जाएगा। सर एक चीज पूछनी थी, सुनो सुनो। इसमें लिखा हुआ है कि this method fails when a physical quantity depends upon base quantities other than mass, length and time. मगर dimensions तो सारी base quantities की होती हैं, all 7। ये बात ये लिखी है कि लेंथ मास टाइम के अलावा भी डिपेंड करती है, टोटल 7 क्वांटिटीज होती हैं बेस। 7 तो हो गए, वो ये कह रहा है कि अक्सर बच्चे, ये मैंने जुमला जानबूझ के लिखा क्यों, अक्सर बच्चे समझते हैं सिर्फ एलएमडी का मतलब डायरेक्शन है, सारी होती हैं। सारी होती है। मुझे ठीक तो है, लगा था इसका मतलब ये वाली बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो थीटा पे डिपेंड, अगर डिपेंड करेगा इक्वेशन तो हम इसमें बता नहीं सकते। वो मैंने इस सेंस में ये जुमला लिखा हुआ है कि अदर देन एलएमडी पर भी डायमेंशंस डिपेंड करती हैं, जैसे तुम्हें पता होगा कि लुमिनस इंटेंसिटी जो है ना, उसकी डायमेंशन होगी J, है ना, इसका मतलब है कि इस पर भी डिपेंड करेगी। हम बहुत से बच्चे समझ में होते हैं ना कि एलएमडी का मतलब सिर्फ डायमेंशन है, क्योंकि प्रैक्टिस में यूजुअली 3 आ रही होती है, बार 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 बार। अब इस ये सवाल सबको क्लियर है, मुझे बताओ। ठीक है, आगे चले।
मैंने ना इसको ऐसे किया था, ये रहा। इसको ना मैंने ऐसे कर दिया था रेशियो निकाल कर। अब मेरे दोस्त ने ना इसको सॉल्व किया था ना, तो उसने प्रॉपर सॉल्व किया था, इतना डिलीट किया, तो उसका आंसर गलत आ रहा था। अब मेरा आंसर ना, इतनी गलती मैंने क्या कर दी थी, रेशियो में ना फोर छोटी वैल्यू है, तो मैंने उसको स्लोएस्ट में ले लिया था, सही है। तो आंसर मेरे पास 36 आ रहा था और आंसर 54 था। और मैंने 4 किलोमीटर एक्चुअली ज्यादा कम टाइम में ज्यादा कवर हुआ है। ठीक है, ये इसमें देखो, सबसे मैं बोल रही हूँ, सबसे बड़ा किलोमीटर है, ये जाने का था, और ये वापस आ जाएगा। और फिर तो और ये याद रखा और जल्दी आती। और फिर क्या करना था, 90 मिनट्स था, फिर उसके पहले यूज कर दो, ये होगा स्पीड, ये होगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो इसमें, इसकी एस के साथ वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पे आगे हमारा फर्स्ट वैल्यू, पहले मैं बताया था, रेशियो करते हैं तो हमारे पास कितने कंपोनेंट्स बनते हैं, 5 में 3 और 5, 90 मिनट्स लगे थे, 5 से डिवाइड किया और बस आ गया। नहीं इसका काम, तो फिर ना ऐसे करके 18 एक डिवीजन का हो गया, एक डिवीजन है, अभी हमारे पास 5 डिवीजन है, सही। यहाँ पे 2 डिवीजन में यानी कि 18 + 18 का हमारे पास 36 आ गया। तो ये जो हमें वाले में मिला वो ये थी, मगर मैंने क्या किया था, अच्छा देखो, अब तुम्हारे पास मैंने हेडिंग डाली है टाइप्स ऑफ एयर कॉलम। इसको तुम लोग फॉर्मूला 5 का भी नाम दो। तो मुझे तो तुमने ट्यूनिंग फॉर्म का नाम सुना है? यूज भी किया है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो ट्यूनिंग फॉर्म का हम लोग क्या करते होते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, जिसको वहां पर भी वो लोग एयर कॉलम या ऑर्गन ट्यूब कहते हैं, और एक ट्यूनिंग फॉर्म को लाके इस ट्यूब के करीब बजाते हैं, सही है। अब जब तुम लोग उसको कॉर्क पे रख के बजाते हो तो वो टन वाइब्रेट कर रहे हैं, साउंड को रिलीज करता है। अब ये जो एयर कॉलम था वो ये रहा, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे होते हैं। अब ये जो एयर कॉलम होता है जिसके अंदर तुम लोग पानी भरते हो, पानी भर के इसको बजाते हो, तो इस एयर कॉलम की टोटल 3 टाइप्स होती है हमारे पास, बोथ एंड्स ओपन, बोथ एंड क्लोज, वन एंड ओपन, वन एंड क्लोज। सबसे पहले 2-3 जुगाड़े सुन लो, जिसमें इसके इस तरह इसके एमसीक्यूज में खास तौर पर तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी। वो ये कि इन दोनों की वर्किंग सेम होती है, फॉर्मूला भी सेम होता है, ठीक है, बोथ एंड्स ओपन, बोथ एंड क्लोज के लिए। लेकिन वन एंड ओपन, वन एंड क्लोज की वर्किंग भी अलग है, फॉर्मूला भी अलग है, सब चीजें अलग होगी, ठीक है। तो इसलिए जो सबसे पहले समझने वाली बात है वो ये कि इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, वर्किंग भी सेम है। एक चीज का फर्क आएगा, मामूली सा, वो हम लोग जिक्र करते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल काम अलग होगा। इसका कोई मजाक नहीं के साथ, ठीक है। तो अब जरा मैं तुमसे कहता हूँ भाई कि बोथ एंड्स ओपन वाला फाइल लेके चलो और उसके लिए काम करो, इसकी अगेन वही फ्रीक्वेंसी निकालो जैसे अभी तक जो हम काम कर रहे हैं। तो बोथ एंड्स ओपन वाला फाइल ये रहा। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये बच्चे के जो एंड ओपन है ना, यहाँ पे हमारे को जो एंड ओपन है, जो एंड ओपन है, इसका मतलब ये है कि इसमें पार्टिकल्स को फैलने की इजाजत मिलेगी, फैलने की जगह मिलेगी। अगर पार्टिकल्स फैल जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वहां एंटी नोड बनता है, और जहां पार्टिकल्स मिलते हैं इसका मतलब वहां नोड बना हुआ है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इन दोनों एंड्स के अंदर क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स होंगे उनको फैलने की इजाजत मिलेगी, मतलब इस एंड के ऊपर भी एंटी नोड बनेगा और इस एंड के ऊपर भी एंटी नोड बनेगा, ठीक है। और अगर इस तरह का एंड देखो जिसमें दोनों पार्टिकल्स मिले हुए होंगे तो इसका मतलब नोड बन जाएगा, उनको फैलने की जगह ही नहीं मिलेगी,
तो देखो अगर मैंने कहा कि मैंने इस पाइप में एक लूप जनरेट किया, तो ये देखो एक लूप का मतलब इस एंड पर भी एंटी नोड चाहिए, इस एंड पर भी एंटी नोड चाहिए, ये लो। तो ये बन गया एक लूप इस पाइप की शेप के लिहाज से। और सुनना, हर पाइप की शेप अलग है, तो हर पाइप की लूप की शक्ल भी अलग है। एक पहली बात समझो, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो, यहाँ पर बीच में क्या बना, नोड, और यहाँ पर भी एंटी नोड, और यहाँ पर भी anti node। ये देखो सही है। अब चूंकि पाइप की लेंथ ये थी, तो पाइप की लेंथ एंटी नोड से लेके एंटी नोड तक का फासला बना रही है, विच इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मूला बन गया जो पीछे यूज करके आए, लेंथ ऑफ द पाइप इक्वल्स टू लैम्डा बाय, और लैम्डा जो है वो 12 के बराबर आता है। सेम वही काम जो पीछे किया था, v इक्वल्स टू f लैम्डा, f को अलग किया तो v अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के। ये बन गया देखो फॉर्मूला, सेम बिल्कुल, क्योंकि मैंने तुमसे कहा है कि इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, जो पहले पढ़ के आए वही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इसके अंदर लूप बनाया एक, तो कितने नोड्स और एंटी नोड्स बने, वो एंटी नोड है, एक एंटी नोड है, वो एक नोड। हाँ सही है। तो दो एंटी नोड और एक नोड बन गया आपके पास, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो, पीछे स्टैंडिंग वेव में इसकी वर्किंग चल रही थी, पता है, क्योंकि स्टैंडिंग वेव वो वेव है जो कि दो फिक्स एंड के बीच में प्रोड्यूस होती है, और फिक्स एंड का मतलब ये है, हाँ सही है। उल्टा काम हो जाएगा, सिंपल बात, वो होता है क्लोज के लिए। इस एंड पर भी नोट चाहिए, इस एंड पर भी नोट चाहिए, ये एक क्रस्ट एक ट्रफ, सेट है भाई। अब मुझे बताओ, नोड से लेके नोड तक का फासला आगे किसके लिए बराबर है, लैम्डा बाय 2 के। तो मुझे बताओ क्या सेम फॉर्मूला बनेगा इसका, फर्क किस चीज का आया मुझे ये बताओ। हाँ, नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स की तादाद का फर्क है आपके पास, ठीक है। तो भाई ये चीज चल रही होती है इसमें, जो फॉर्मूला तो सेम है, फंक्शन अलग है बस, ये दो नोड्स और एंटी नोड्स वाला फर्क। यहाँ पे जब एक लूप बनाया तो दो नोड्स बने हैं, एक एंटी नोड बनाया आपके पास, ये देखो। हम इस संडे चूंकि मेरी क्लास होगी, तो इस संडे को हम लोग जो है ना वो वेव्स और ऑसिलेशन का वर्कशीट सॉल्व करेंगे। पीसीएचएस में तो सॉल्व करवा दी तुम लोग की बाकी है। तो उसमें कोई रेजोनेंसी नहीं होगी, ऐसे क्योंकि इधर लिखा हुआ है जो एंटी नोड जितना ग्रेटर होगा एंड की ज्यादा रेजोनेंसी है। तो अगर एंड पर एंटी नोड भी नहीं है तो फिर रेजोनेंसी होगी। बिल्कुल ऐसे ही, तभी तो उस वाले पाइप के अंदर हम दोनों एंड से बंदी करते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे इस तरह के पाइप बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, बोलते हैं वो आप लोगों ने सुना है, बांसुरी बजाना, ये जो फ्लूट होता है उसमें भी यूज होता है, उनकी कुछ टुकड़े उसमें भी यूज होते हैं आपके पास, क्योंकि आपको साउंड प्रोड्यूस करवाना है ना, तो साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए पार्टिकल्स का फैलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हें पता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें कंप्रेशन भी चाहिए, तुम्हें रेयरफेक्शन भी चाहिए, तो इन शॉर्ट ये दोनों सेंस भी चल रहा होता है आपके पास।
मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 6 हाँ भाई, लेंथ ऑफ द पाइप इस बार लैम्डा बाय 4 के बराबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि इस बार तो डिफरेंट एंड्स बन गए भाई। ये देखो, इस बार जो है वो डिफरेंट एंड्स है आपके पास, एक तरफ एंटी नोड है तो दूसरी तरफ नोड है। अच्छा, इसके लिए ना मैं थोड़ा ज्यादा काम कराऊंगा। इसके लिए मैं एक लूप पे खत्म नहीं करवा रहा, क्योंकि इसका एक मर्तबा डायग्राम देके, एक लूप में ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, डायग्राम देके कि इसमें कितने नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं और उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो बड़ा और फिगर से देखना भाई इसको। मुझे बताओ, एक लूप है ना, तो एक तरफ एंटी नोड बना, एक तरफ नोड बना, और लैम्डा बाय 4 एक लूप बनाया, इसलिए भी फिलहाल मैं लैम्डा 1 लिख रहा हूँ। और मुझे बताओ, इस बार v इक्वल्स टू एफ लैम्डा बना, f को अलग किया तो v अपॉन लैम्डा। सही है। अच्छा, एक लूप के लिए f1 लिखा, ये लैम्डा 1 बना। मुझे बताओ, इस बार इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो v अपॉन 4l के बराबर आएगी, आया ना भाई? लैम्डा 1 किसके बराबर था? तो लैम्डा 1 की जगह 4l। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है या इन दो की? वजह? मुझे बताओ, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी इनका हाफ है? आया ना? सही है। क्योंकि तुम्हें पता है ना भाई, इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ, ये v अपॉन 2 है, लेकिन यही चीज बना देगा। ठीक है, तो डेट इज वाई इन इस पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो इन दोनों का हाफ है। पहली चीज ये समझो। अब यहाँ से बड़ा तगड़ा एमसीक्यू बना हुआ था, मैं तुम लोग बताता हूँ। इस ये जो मैंने हाफ वाली बात बोली यहाँ से। अच्छा, अब एक और चीज समझो। एक और चीज ये बच्चे कि इसी में अगर मैं दो लूप्स जनरेट करा दूं तो अजब ही सीन होता है। कैसे? ये देखो, दो लूप्स का मतलब दो क्रॉस दो टर्फ है, तो ये बनेगा आपके पास। ठीक है, तो ये बना आपके पास एंटी नोड। ये क्या बना? ये क्या बना? और ये क्या बना? अच्छा, मुझे बताओ, अगर एक लूप है तो एक ही एंटी नोड बना, एक ही नोड बना। दो लूप है तो दो एंटी नोड बने, दो नोड बने। इसका मतलब रिजल्ट तादाद से है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताना जरा, एंटी नोड से लेके नोड तक का फासला है तो लैम्डा बाय 4, लेकिन नोड से नोड क्या है? तो इस बार लेंथ ऑफ द पाइप दो हिस्सों में टूट गया, यानी कि इस बार लेंथ ऑफ द पाइप बना लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2 के समीशन के। दो लूप है तो इसलिए लैम्डा 2 लिख दिया। अच्छा, मुझे बताओ, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ जाएगा तुम्हें। ग्रेटर नंबर नीचे आया, 4 के टेबल में 4 वन टाइम, तो ऊपर आ गया लैम्डा 2। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स लैम्डा 2। ठीक है, तो ये क्या बना मुझे बताओ, 3 लैम्डा 2 बाय 4। सही है। ऐसे मेरा समझ में आया पक्का? लैम्डा 2 को अलग किया तो ये बनेगा आपके पास क्या, 4l अपॉन 3। सही है। 4 या डिवाइड करो तो ऊपर आके मल्टीप्लाई 3 नीचे आ गया। मुझे बताओ, लैम्डा 1 की वैल्यू देखो, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 याद रखो। मुझे बताओ, दो लूप बनने पे 3 गुना कम हो गई है वेवलेंथ पहले की मुकाबले में।
ये बात समझने वाली। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले जो MCQ पूछे गए। 3 गुना कम हो गई है वेवलेंथ। 2 लूप जनरेट किए तो वेवलेंथ पहले वाले के मुकाबले में कितने गुना कम हुई है? 3 गुना कम हुई है। सही है, 2 गुना नहीं हुई है, 3 गुना कम हुई है। स्टैंडिंग वेव में 2 गुना होती थी, यहाँ पे 3 गुना कम हुई है। ठीक है, तो जरा कंपैरिजन करते रहना साथ साथ ना। ये वाली चीज बताओ। हाँ, 3 गुना कम होगी ऐसा देखना है। नहीं होती। और इंटीजर से मुकाबले में 1 3, अगला क्या आएगा? 5 7 5। अच्छा, तुमने जब फ्रीक्वेंसी बनाई तो b इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा में, तो ये बना f2 लैम्डा 2। f2 को सेपरेट किया तो b अपॉन लैम्डा 2। और मुझे बताओ लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है? 4n अपॉन 3। तो लैम्डा 2 की जगह पुट किया 4n अपॉन 3। सही है। अच्छा, तुम्हारे पास n नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे। पहला लूप v अपॉन 4n का, दूसरा लूप 3 टाइम्स v अपॉन 4n का। 1 के बाद डायरेक्टली 3 आया है और अगला आएगा 5 टाइम्स v अपॉन 4n। इन शॉर्ट ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं। लैम्डा n के लिए भी यही चीज देखी। लैम्डा n पहला आया 4n के बराबर, अगला आया 4n अपॉन 3 के बराबर, अगला क्या आएगा? 4n अपॉन 5 के बराबर। वही वाली बात कल वाली, ये फ्रीक्वेंसी जिस ऑर्डर से बढ़ रही है वेवलेंथ उसी ऑर्डर से कम हो रहा है आपके पास। ठीक है। अच्छा, स्टैंडिंग वेव में ये चीज नहीं थी, ये मैं आपको बताया। स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं था। एमसीक्यू लिखवा दो। ओहो, लोग अभी आ जाओ। अभी तो है सुबह से सुबह से। Last question. Yeah. जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी सही जो कांस्टेंट और ये मेरी दोनों सामने
और इसमें आपकी वाला पार्ट की बात है उसको करनी है पार्ट में करनी चाहिए जो हम इसके बाद करेंगे आम पर ये भी हमारे संदर्भ दिए गए हैं another user account. The focus square can be a feature for example, Australia, they square unit multiply by the different percentage then not Federal court के लिए मुझे ये पढ़ लेना मुझे तुम्हारा सामने कवर ये सबसे बेस्ट बुक कोई होती है जो भी नंबर होता है उसको मुझे लाके बढ़ी है आंसर तो यही है ना और जो अगर हम लोग देखें तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होता है मल्टीप्लिकेशन में उसकी वैल्यू लेते हैं मतलब इतने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए आंसर में तो ये तो वैसे ही दोनों हट के मगर फिर इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ा था कोई शॉर्ट तरीका नहीं है इसको तो मल्टीप्लिकेशन के लिए होता अच्छा एक और चीज तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन तीन सिग्निफिकेंट फिगर है तो तीन तक ही जाना पड़ेगा ये आपसे पूछ रहा और हाँ इसके लिए तुम शॉर्ट करने का मुझे भी आता है मेरी भी कुछ कर रहा है शॉर्ट करने डायमेंशन वाला जो इसमें है ही थी वो बहुत टफ है वो कुछ लगे तीन क्वेश्चंस वो जो आ रहा है अपने कंप्यूटर वास्ते मुझसे ये रहा क्लास के बाद आगे भी है सॉरी नहीं तो सॉल्व किया था मैंने ये रहा ये वाला क्वेश्चन आया था डायमेंशन ऑफ ए ओवर डी इन गिवन चीज वो भी किसी और टाइम बहुत लगा था इसको मैं बताने अंदाजी भी हमारे पास और उसकी बातें एक सवाल मुझे करके दिखाओ a tube closed at one end a tube closed at one end produces fundamental load शुरू से a tube closed at one end produces fundamental load of frequency 512 हर्ट्ज of frequency 512 हर्ट्ज
if the same cube is open at both ends, the frequency produced will be dash. The frequency produced will be dash. Close to it. Talking that. Oh, okay, okay. मेरा सॉल्व किया आंसर आ जाएगा जी। सेम होगी नहीं सेम नहीं होगी वो नहीं फंडामेंटल क्योंकि हमने वो क्या था ना कि जो फ्रीक्वेंसी होती है मतलब ओवर 12 होगा 12 होगा सही है wherever it is over 12 होगा तो जो दूसरा वाला है हमारे पास एक एंड ओपन में वो 4 एंड होता है मतलब कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसमें डिफरेंस होता है अबाउट व्यूअर में बोले नहीं नहीं ना दूसरे वाले में होता है इनवर्स है तो वन एंड जो वॉइस कम हो जाएगा वो वाले उस वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन रहा है तो वो क्या होगा हाफ हो जाएगा 1/2 होगा 1/2 मैंने कहा है इस ये हाफ है दूसरे की निकालनी है तो इसका क्या कर दूंगा 1/8 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय 2 करना है 512 मल्टीप्लाई बाय 2 1024 आपका आंसर आ जाएगा। इतना सोचोगे तो बेटा ये बोल रहा हाँ वैसे मैंने स्टेप करके भी दिखाया था ये देखो लेट सपोज मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ अगर जो 1 एंड से देखो सवाल की शुरुआत करिए क्यूब कंटेनिंग 1 एंड ठीक है अब उसमें जो आपके पास 512 हर्ट्ज गिवन है ठीक है वो है आपके पास एक तरफ से क्लोज है ना तो उसको मैं एफसी से डिनोट कर रहा हूँ वो है आपके पास 512 आपसे क्या निकालने के लिए कह रहे हैं बोथ एंड्स ओपन तो मैंने इसको एफ नॉट कर दिया मुझे बताओ एफ सी का जो फॉर्मूला है वो है V/4L ठीक है इसको मैंने अगर ये कर दिया ये V/12 इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा जो कि बोथ एंड्स ओपन थी इसका फॉर्मूला क्या था V/12 तो देखो ये क्या बना इस पूरी टर्म की बजाय इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ F0 और वो किससे डिवाइड हो रहा था 2 से अब ये सवाल में गिवन है ये निकालना है ये निकालना है ये गिवन है ऊपर आके 2 से मल्टीप्लाई 512 ये वो बीमारी थी वो ऐसे तो ठीक हो गया देखना है किसने निकाला नहीं एक ऐड ऐड वो करते हैं सब मैंने बोला अगले कल 1-2 दिन में करेंगे क्यों इंसान नीचे बोलो